हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था हमने और प्रिंसिपल्स को देखा था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन्हें बोला जाता है, तो ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। अभी हम करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पूरी कंसंट्रेशन से आपको इस टॉपिक को स्टडी करना है। तो फर्स्ट टेक्निक बताई है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप, देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज़ प्रोपाउंडेड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किसे डेवलप किया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पर बेस्ड होता है? पूरा स्पेशलाइजेशन पर। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर, ताकि जो हमारे एबिलिटी है या फिर जो स्पेशलाइजेशन है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। हमने पहले भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था कि डिवीज़न ऑफ वर्क पर बेस्ड होता है, कि पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि और वो जो हर एक काम का पार्ट है वो एक एक्सपर्ट को करने को दे दिया जाता है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो। और यही टेक्निक बोलती है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है? काम को मैनी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच पार्ट इज़ असाइंड टू एन एक्सपर्ट। और काम का हर एक पार्ट असाइन कर दिया जाता है, दे दिया जाता है किसे? एक्सपर्ट को। इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेल्ड ऑफ। इससे क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन के सभी बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। Taylor has defined functional organization as follows. Functional organization consists of so dividing the management. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्वॉल्व किया जाता है कि मैनेजमेंट को इस तरह से डिवाइड किया जाता है दैट ईच मैन फ्रॉम द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शेल हैव एज फ्यू एज पॉसिबल टू परफॉर्म। कि हर एक जो सबॉर्डिनेट है उसे अपने सुपीरियर से कम जितना कम हो सके उतना कम काम परफॉर्म करने को मिले। सोचिए, अगर किसी पर ज़्यादा काम एकदम से थोप दिया जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या फिर अगर वो काम को पूरा करेगा तो रिसोर्सेज को ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो ये बोल रहे हैं जितना कम हो सके उतना कम काम एक पर्सन को असाइन किया जाए। इफ़ practicable, the work of each man in the management should be confined to the performance of a single leading function. If practicable, अगर पॉसिबल हो सके तो हर पर्सन, मैनेजमेंट में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड कर दिया जाए सिंगल लीडिंग फंक्शन तक, कि वो उन्हें एक ही काम दिया जाए, सिर्फ ज़्यादा काम उन पर ना थोपे जाएं। अब इसके लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो पार्ट्स में बांटा जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंडर 4 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए, ताकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर सकें। तो देखिए, इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने समझाया है फैक्ट्री मैनेजर और उसके अंडर 2 ऑफिसर्स हैं या फिर 2 डिपार्टमेंट्स हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसे प्लानिंग ऑफिसर बोला, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसे प्रोडक्शन ऑफिसर बोला। और आगे इस डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट्स डाले दोनों साइड से। अब देखिए, हम देखते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो हमें स्पेशलिस्ट या फिर जो ऑफिसर्स डाले थे, जो एक्सपर्ट्स डाले थे, उनका क्या क्या काम है। फर्स्ट बताया है रूट क्लर्क। दिस क्लर्क इंश्योर्स द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क। ये जो ऑफिसर है या फिर एक्सपर्ट है या फिर जो मैनेजर है वो क्या काम करेगा? रूट बताएगा। मतलब कि हमें किसी काम को अगर करना है तो किस तरह से, किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम उस काम को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये बताएगा हमें रूट क्लर्क। देखिए, नाम से क्लियर है,
रूट मतलब रास्ता बता रहा है कि हाउ टू कंप्लीट अ वर्क। दिस क्लर्क इंश्योर्स द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क। सीक्वेंस बताएगा किस तरह से हम किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज्ड। स्टेजेस बताएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें काम को कैसे करना है। ही ऑल्सो डिसाइड्स द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इट इज़ टू बी डन। ये क्या डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है एक दिन में और कहाँ पर किस तरह से उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट जो ऑफिसर है वो क्या बताएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा यानी कि गाइडेंस देगा, किस तरह से काम करना है, कितना काम करना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम को करना है। दिस क्लर्क प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स। ये जो ऑफिसर है या क्लर्क है वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड यानी कि रिटर्न में गाइडलाइंस देगा। कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी किसके लिए, वर्कर्स के लिए, कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड है ये किसे दे दिया जाएगा, जो भी वर्कर्स का ग्रुप है उनके हेड को दे दिया जाएगा। देखो बोला है दिस क्लर्क प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड्स फॉर द वर्कर्स एंड हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस। किसे दे दिया जाता है, किसे पकड़ा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड, गैंग बॉस को। गैंग बॉस यानी कि जिस ग्रुप में वर्कर्स काम कर रहे हैं उस ग्रुप का लीडर या फिर उस ग्रुप का हेड। दीज कार्ड्स कंटेन इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कार्ड्स हैं इनमें क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम है, प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट, किस तरह से काम को करना है, मटेरियल टू बी यूज्ड, कौन से मटेरियल को यूज़ करना है, डिटेल्स अबाउट मशीनरी, किन मशीन्स को यूज़ करते हुए हमने अपना जो काम है वो पूरा करना है। नेक्स्ट इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखिए नाम से अगेन क्लियर हो रहा है, टाइम, कितने टाइम में काम को पूरा करना है और कितनी कॉस्ट पर हमें काम को कंप्लीट करना है। दिस क्लर्क डिसाइड्स एज टू व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क इज़ टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। ये जो क्लर्क है या ऑफिसर है ये क्या डिसाइड करेगा कि किस काम को हमें कब स्टार्ट करना है और कब तक हमें इसे फिनिश कर देना है। मतलब कि कितना टाइम हमें किसी काम को डिवोट करना है, कितने टाइम में हमें किसी काम को पूरा कर देना है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड एट द सेम टाइम एट वट कोस्ट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। किस कोस्ट पर हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करेगा टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन ऑफिसर। देखिए फिर से क्लियर है कि ये क्या करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा, यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहे हों। कौन ये चीज़ देखेगा, डिसिप्लिन ऑफिसर देखेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट बताया है गैंग बॉस। सबसे पहले बताया कि गैंग बॉस होता कौन है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने पढ़ा गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन है कि वर्कर्स का जो ग्रुप है, क्योंकि देखिए काम को मतलब सब मिलकर करेंगे तो ग्रुप बना दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है वर्कर्स का, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं और ये 10 लोग मिलकर ये काम पूरा करेंगे। तो वो जो 10 लोगों का ग्रुप है उनका एक लीडर होगा, उनका एक हेड होगा, जिसे बोला जाता है गैंग बॉस। और जो लीडर है 10 लोगों का, उन 10 वर्कर्स का, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द वर्कर्स आर डिवाइडेड इंटू वेरियस ग्रुप्स। जो वर्कर्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके। अ ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड हु इज़ नोन एज गैंग बॉस। ग्रुप लीडर को सिलेक्ट किया जाता है, उसी ग्रुप में से भी हो सकता है एक लीडर बना दिया जाए, उसे क्या बोला जाता है, गैंग बॉस बोला जाता है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर that both the workers and the machines are fit enough for production। अब क्या उम्मीद की जा रही है गैंग बॉस से कि वो ध्यान में रखे कि वर्कर्स और मशीन दोनों इस तरह से फिट है या इस तरह से काम कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। एंड दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज़ हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू देम। कि जो वर्कर्स को मटेरियल चाहिए वो उन्हें अवेलेबल कराया जा रहा है। सेकेंड इज़
स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या करेगा, देखेगा कि किस स्पीड से वर्कर को काम करना है। The main function of speed boss is to ensure that all the workers are performing their job at the required or expected speed। अब स्पीड बोस क्या करेगा, ये चेक करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अपना काम उतनी स्पीड से कर रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है या फिर जितनी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। कि आपको जैसे बोल दिया कि एक दिन में आपको 10 यूनिट बनाने ही है, तो 10 यूनिट बना देना, कि इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, एक दिन में आपको 10 यूनिट बनाने हैं। तो ये जो स्पीड है वर्कर्स की, कौन डिटरमाइन करेगा, कौन इसे चेकआउट करेगा, स्पीड बोस। इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, द स्पीड बोस ट्राइज टू फाइंड आउट द कोज ऑफ स्लो स्पीड एंड हैंस अ सोल्यूशन फॉर इट। कि अगर जो जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर स्पीड से काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि अभी बोला एक दिन में 10 यूनिट्स बनाने ही हैं, तो अगर वर्कर्स एक दिन में 10 यूनिट नहीं बना पा रहे हैं, तो स्पीड बोस चेक करेगा, रीजंस फाइंड आउट करेगा, कॉजेज़ फाइंड आउट करेगा कि स्लो स्पीड क्यों है, और जो ये स्लो स्पीड है इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे स्लो स्पीड को नॉर्मल किया जाए, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा कौन, स्पीड बोस। Next is repair boss. The main function of the repair boss is to keep the machines and tools in working condition। अब repair boss को क्या करना है, जितने भी मशीन्स हैं या फिर जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की टाइम पर रिपेयर कराते रहना, ताकि रिपेयर मतलब मशीन्स के या फिर टूल्स के ख़राब होने की वजह से काम हमारा ना रुक जाए। ये कौन इंश्योर करेगा, हमारा रिपेयर बॉस। उसे टाइम टू टाइम रिपेयर कराते रहना है, मशीन्स को भी और टूल्स को भी। अब है नेक्स्ट इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट मतलब चेकआउट करेगा कि जिस क्वालिटी की गुड्स हमें चाहिए, क्या उसी क्वालिटी की गुड्स बनाई जा रही हैं या नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर डिफरेंस देखा जाएगा कि किस क्वालिटी की गुड्स हम चाहते हैं और किस क्वालिटी की गुड्स बन रही हैं, और जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। ही इंस्पेक्ट्स, ही मतलब इंस्पेक्टर। तो जो इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट्स द थिंग्स प्रोड्यूस्ड। चेकआउट करेगा जो उन थिंग्स को, उन गुड्स को जो कि प्रोड्यूस की गई है, एंड कंपेयर्स, और कंपेयर करेगा देयर क्वालिटी, उन गुड्स की क्वालिटी को किसके साथ, विद द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। जो कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स के साथ। जैसे कि हमने डिसाइड स्टैंडर्ड्स फिक्स की थी कि हमें इतनी क्वालिटी की गुड्स चाहिए ही चाहिए, तो जो हमने क्वालिटी फिक्स की थी, प्री डिटरमाइन की थी, जो डिसाइड की थी हमने, उस क्वालिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा, और तब डिफरेंस देखे जाएंगे कि किस क्वालिटी की गुड्स हम चाहते थे और किस क्वालिटी की गुड्स बनाई जा रही हैं। इन केस ऑफ अनफेवरेबल रिजल्ट्स, अगर अनफेवर रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि डिफरेंस आ रहा है क्वालिटी में, तो क्या करना है, इंस्पेक्टर को करेक्टिव एक्शन लेना है, ताकि ये जो डिफरेंस है इसे क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ये थी हमारी टेक्निक फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें सबसे पहले हमें बताया कि काम को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में बांटना है और काम का हर एक पार्ट जो है उसे एक्सपर्ट को करने को दे दिया जाए। इसके लिए टेलर ने बोला कि क्या करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांटना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट, और इन डिपार्टमेंट्स के अंडर 4 एक्सपर्ट्स होंगे, जिन्हें क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है जिसमें ये ऑलरेडी क्या है, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट जो टेक्निक हमें बताई है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। हमें वर्क का मतलब जो वर्क करना है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो ये जो वर्ड इन्होंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन, एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड्स, उससे निकला है स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। अभी लास्ट पॉइंट में भी हमने स्टैंडर्ड्स पढ़ा। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि जब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है,
या फिर इस तरह से करना है, या फिर इस काम को करते हुए हमने इस चीज़ को यूज़ करना है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मतलब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने जो काम करना है वो पर्टिकुलर इस चीज़ को फॉलो करते हुए करना है, तो वो होते हैं स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपको एक दिन में ये 6 चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपको इसकी रिवीजन करनी है एक दिन में। तो आप क्या करोगे, एक प्रोसीजर सा सेट कर लेते हो, इस टाइम पर शाम को 1 घंटे में इस चैप्टर की रिवीजन मुझसे हो जाएगी। तो ये जो आपने 1 घंटा फिक्स कर लिया वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड्स है कि आप उसको अचीव करना चाहते हो। तो स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आया, मतलब कुछ भी काम करने के लिए हम पहले से ही प्रोसीजर सेट कर रहे हैं, या फिर पहले से ही सोच करके रख लिया है कि करना है तो ऐसे करना है। तो देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स को सेट कर देना, यानी कि चीज़ों को पहले से ही सेट करके चलना, डिसाइड करके चलना कि ऐसा करना है। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, अभी जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ना, ये डेलिब्रेटली बनाए जाते हैं, जानबूझकर बनाए हैं, अपने आप नहीं बनते। अपने आप सोचो कि स्टैंडर्ड बन गया कि इतने से इतने टाइम तक मैंने बुक उठाकर बैठनी है और काम हो जाएगा, नहीं, आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये इतने से इतने टाइम तक मैं फ्री रहती हूँ या रहता हूँ, तो इतने टाइम तक मुझे काम को कंप्लीट करना है। अब एग्जाम्पल दिया इन्होंने, द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय अ वर्कर इन अ डे मे बी स्टैंडर्डाइज्ड, कि किसी वर्कर को दिन में कितना काम करना है वो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक दिन में 20 यूनिट्स बनाने हैं, तो वो जो हमने 20 यूनिट्स पहले से ही सेट कर लिए कि इतना काम करना है एक दिन में, तो वो 20 यूनिट्स क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द वर्कर इज़ एक्सपेक्टेड टू डू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, कि जो वर्कर है उनसे उम्मीद की जाती है कि जितने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उतना वो काम हर दिन कर दें। इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड्स में ऑल्सो भी सेट फॉर द रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, टेक्निक्स, कंडीशंस ऑफ वर्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं किन किन चीज़ों के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मशीन्स के लिए, टूल्स के लिए, टेक्निक्स के लिए और वर्किंग कंडीशंस के लिए। द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सच स्टैंडर्ड्स। अब इन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स की हमें डिस्क्रिप्शन दी है, बताया, एक्सप्लेनेशन दी है। फर्स्ट वन है स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी चाहिए तो हमें इस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करना है। तो इस तरह का रॉ मटेरियल का पर्टिकुलर टाइप हमने डिसाइड कर लिया ना, तो वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल वी मीन दैट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हम बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमें पर्टिकुलर किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लेना क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल कहलाता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि if for producing A quality of finished goods, X quality of raw materials are required। A quality, पर्टिकुलर A हमने क्वालिटी का नाम रखा है कि इस क्वालिटी की रॉ मटेरियल, इस क्वालिटी की फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए हमें X क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो X क्वालिटी है रॉ मटेरियल की, ये क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। Then we can say that A quality of the finished goods, X quality of raw materials have been standardized। तो हम कह सकते हैं कि A क्वालिटी की फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए हमने X क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया है। तो X क्वालिटी जो रॉ मटेरियल की है वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। इन द फ्यूचर वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस A क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, X क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी यूज्ड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फ्यूचर में कभी भी जब हम A क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें X क्वालिटी के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ऐसा इसलिए कि एक कंपनी में एक ही तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते हैं, कभी
कभी अगर आपने देखा हो तो होता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी के गुड्स हैं या फिर ये अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, हाई क्वालिटी के गुड्स हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो जब हम क्वालिटी में डिफरेंस कर देते हैं कि हम दो क्वालिटी के गुड्स बना रहे हैं, एक थोड़ी कम क्वालिटी जिसका प्राइस थोड़ा कम रहता है और एक अच्छी क्वालिटी जिसका प्राइस थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो किस क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे ये पहले से ही सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस हैं वो स्मूथली चलती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड मशीन्स एंड टूल्स। अब देखिए ये भी इसी तरह से कि इस क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इस तरह की मशीन को यूज़ करना है और इस तरह के टूल्स को यूज़ करना है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स इंश्योर दैट दे आर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड फिनिश्ड गुड्स। स्टैंडर्ड मशीन्स का स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब है कि हम ये फिक्स कर देते हैं कि जब हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतनी क्वालिटी चाहिए तो हम इस मशीन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फॉर प्रोड्यूसिंग ए क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स एक्स मशीन एंड एम टूल्स आर रिक्वायर्ड। फिर वही बात इन्होंने बोली कि अगर हम ए क्वालिटी की गुड्स को बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इस मशीन यानी कि एक्स मशीन को यूज़ करना है। जैसे कि दो मशीन्स हैं हमारी कंपनी में, एक है मशीन एक्स और दूसरी है मशीन जेड। तो जब हम ए क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं तो हमें एक्स मशीन को यूज़ करना है, जब हम बी क्वालिटी की गुड्स बना रहे हैं तो हमें जेड मशीन को यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड बना दिए, अब पता है हर किसी को अपना अपना काम पता है। इसी तरह से टूल्स का भी डिसाइड कर दिया, जब हम इस क्वालिटी की गुड्स को बना रहे हैं तो हमें इन टूल्स को क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स कहलाता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स। अब देखिए फिर वही बात कि हम मेथड्स को फिक्स कर लेते हैं कि हमें जब ये काम करना है तो इस मेथड को हमें फॉलो करना है। बाय स्टैंडर्डाइजिंग द ऑप्टिमम टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क द लेटर कैन प्रोसीड एट फास्टर स्पीड एंड मच ग्रेटर ईज। कि अगर हम टेक्निक्स को भी पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा काम होगा वो अच्छी स्पीड पर होगा और ईजिली पूरा हो जाएगा। द टेक्निक डिटरमाइंड for doing a particular work is used uniformly whenever such work is performed। कि हमें जब एक तरह का काम परफॉर्म करना है तो हमें पता है कि हमें इस मेथड को ही यूज़ करना है, हमेशा हम उसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब बार बार। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस का भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि वर्कर्स जब काम कर रहे हैं तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें मिलना चाहिए। ये वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा वर्किंग एरिया होना चाहिए जो एयरी हो, जहाँ पर प्रॉपर एयर क्रॉस हो रही है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए। तो ये इस तरह के हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। वर्किंग कंडीशंस हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। वर्किंग जो कंडीशंस है ना उनका बहुत ही डीप इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है किस पर, वर्कर्स की एफिशिएंसी पर। कैसे, अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छा है तो वर्कर्स अच्छा काम करेंगे। अब सोचिए एक एग्जांपल है, अगर क्लासरूम में लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, फैंस प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपकी एफिशिएंसी को वो नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। आप देख नहीं रहे हो प्रॉपरली, आपको दिख नहीं रहा है बुक्स में, आपकी नोटबुक में, बोर्ड पर नहीं दिख रहा, फैंस आपके पास हवा नहीं आ रही, एयर क्रॉसिंग का सिस्टम नहीं है क्लास में, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सेम टाइम पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है अगर उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस ना मिले तो। जैसे इन्होंने बताया भी है कि प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वेंटिलेशन की फैसिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए, मतलब एयर क्रॉसिंग, लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनलीनेस होना चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उस जगह पर काम कर रहे हो जो कि क्या है, सेफ़ है। After due studies, the working conditions are standardized and efforts are made to maintain them at the workplace। तो ये एफर्ट्स किए जाते हैं, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि ये वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए और उन वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये थी हमारी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, काम को क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना। अब सिंप्लीफाई कर देना मतलब देखिए इस
टेक्निक में इन्होंने बोला है, पहली लाइन में बोला है सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज, साइजेस एंड वेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, मतलब अननेसेसरी साइज हो गया, अननेसेसरी वेट्स हो गया, अननेसेसरी क्वालिटीज़ टाइप्स, इनको रिमूव करना, एलिमिनेट करना। अभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सैशे में भी अवेलेबल होती है, फिर उसकी मीडियम पैकिंग होती है और उसकी फैमिली पैक होता है, मतलब लार्ज साइज में पैकिंग होती है। तो अलग अलग यूज़र्स के लिए, अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए। तो इस तरह से बेसिकली हम देखते हैं कि 3 साइजेस में हमें प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, है ना। अगर कंपनी ऐसा करे कि इन 3 साइजेस को बढ़ा करके 10 कर दे। सैशे है, 3 तरह के सैशे आते हैं, एक 20 ग्राम का लगा लो, एक 50 ग्राम का लगा लो और एक 70 ग्राम का लगा लो। फिर और उसके बाद 3 तरह की या फिर 7 तरह की बॉटल्स आती हैं, एक बिल्कुल जो स्मॉल साइज़ में, मीडियम साइज़ में, इस तरह से अगर कंपनी बढ़ा दे और तो क्या होगा, खरीदने वाले को भी कन्फ्यूज़न होगी। अब हम जाके बोले कि सैशे दे दो और सैशे आगे सामने वाले पूछ रहे कि सैशे कौन सा वाला, सैशे की पैकिंग भी अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, सैशे मतलब सैशे की उसमें लगभग अब ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 20 ग्राम 40 ग्राम या 70 ग्राम जो भी, चलो क्वांटिटी उसमें है। तो कंज्यूमर भी कंफ्यूज्ड हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे। हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कितनी मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एक मशीन है जो 20 ग्राम की पैकिंग करे, एक मशीन है जो 70 ग्राम की पैकिंग करे, एक है 100 ग्राम 250 ग्राम, इसी तरह से कितनी हमें ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्रिएट नहीं करें, काम को सिंप्लीफाई करें, सिंपल तरीके से करें, ताकि जो वर्कर्स हैं वो इजीली काम को कर सकें। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो शूज़ बना रही है तो मतलब जो साइज़ हैं शूज़ के वो सिंपल तरीके से अडॉप्ट किए जाए। जैसे कि एक साइज़ है जो 0 साइज़ है, 1 साइज़ है, 2 3 4 5 बोलते हैं ना कि कितना नंबर है, तो वो चीज़ बता रहे हैं। ये चीज़ नॉर्मली है। अगर मैन्युफैक्चरिंग शू कंपनी जो है इसे टिपिकल कर दे, एक साइज़ है 0, फिर नेक्स्ट है उससे थोड़ा बड़ा 0.5, फिर थोड़ा और बड़ा 1, 1.25, इस तरह से कितने साइजेस बना दिए। एक ही तरह का एक ही डिज़ाइन का शू है और उसके कितने सारे साइजेस अगर बनाने हैं तो वर्कर्स क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इवन कंज्यूमर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे और सेलर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइजेस, कि सेकेंड वाले जो इन्होंने साइजेस बताए हैं तो इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ज़्यादा। तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें कितना डिफरेंस है, अब देखिए 0 और 0.5, ये इन दो साइजेस में कितना डिफरेंस होगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा, खरीदने वाला भी इवन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। So in such a situation, different types of machines shall have to be installed, more stock shall have to be maintained and increased labor cost। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा मशीन्स लानी पड़ेंगी, ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला कि काम को क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चर शूज़ ओनली ऑफ द प्रॉपर साइजेस। तो इन्होंने एडवाइस किया कि जो हमें शूज़ बनाने हैं वो प्रॉपर साइज़ के बनाने चाहिए। इन अदर वर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ आंसर। तो हमें प्रोडक्ट का क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। अब सिंप्लीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स। अगर हम सिंप्लीफाई करते तो हमें बहुत ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, कम मशीन्स में हमारा काम हो जाएगा। ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो हम लेबर से काम करा रहे हैं उनका काम सिंप्लीफाई, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्ड इज़ अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ, कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी हमें कम चाहिए, वर्कर्स हमें कम चाहिए। According to another example, a paper manufacturing company in the USA started the work of simplification of the types of paper it was manufacturing and succeeded in reducing their types from the 2000 to 200 only। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, इन्होंने यूएसए की कंपनी का जो कि पेपर मैन्युफैक्चर करती थी, तो इन्होंने अपना काम सिंप्लीफाई किया। 2000 तरह के पेपर्स बनाते थे ये पहले, और इन्होंने
रिड्यूस करके कितने तरह के पेपर बनाने लगे, सिर्फ 200 टाइप्स के पेपर्स बनाने लगे, तो इसे बोला सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमने 3 तरह की टेक्निक्स को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट 3 टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजी है ये टेक्निक्स, कुछ भी टिपिकल नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।